आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का यूनिट 5। यूनिट 1 से 4 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारी पहले वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो ये हमारा लास्ट यूनिट है। लेट्स स्टार्ट। मैनेजिंग फाइनेंस। अब इसमें हमें बताया जाता है कि हम अपने जो भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को डेली ऑपरेट करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, तो वो पैसा हम अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो भी पैसा है वो हमें अच्छे खासे रिटर्न दे और कोई भी वेस्टेज ना हो। ठीक है, इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की, कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कैसे कर सकते हैं कि हमारे जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें अच्छा खासा रिटर्न दे और हम लॉस में ना जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैनेजिंग फाइनेंस इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। जब तक आप अपने फाइनेंस को मैनेज करना नहीं जानते हो, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना सकते। ठीक है, इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अच्छे पैसों की मैनेजमेंट क्या करती है, वो इन्वॉल्व खुद में क्या इन्वॉल्व करेगी कि प्लानिंग अच्छी हो, पैसों की कंट्रोल अच्छा हो कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, मॉनिटर हम अच्छा करें कि हमारा पैसा जहाँ जा रहा है वो हमें अच्छे से रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। हमारी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यानी कि पैसों का लेन देन, पैसों की एक्टिविटीज क्या इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे और मार्केट में बना रहे। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्यों पैसों को मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। सबसे मेन चीज़ तो फाइनेंशियल स्टेबल है हमारा बिजनेस, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा बिजनेस को कभी भी लॉस में ना जाए या उसको किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि उसने पैसे लगाए और वो पैसे सारे डूब गए। ठीक है, इसको बचाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, फिर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो किस एम से कर रहा है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, वो हमें रिटर्न्स वगैरह अच्छे देगा। राइट, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अपने पैसों को मैनेज करना और जो भी हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके की एरियाज क्या हैं, ये मतलब ये हमारे वो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस। ये हमने 11th में भी पढ़े थे और ये हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे, तो ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। पहला है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि हमारा जो कैपिटल है यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हम ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट में लगाएं, हम ऐसे कौन सी जगह लगाएं जहां हमारा रिटर्न सबसे अच्छा हो और सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, इवेल्युएट करना एंड सिलेक्टिंग, सिलेक्ट करना क्या चीज़, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म हमारी की इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई भी हम नई मशीन खरीद रहे हैं, नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी नई मार्केट में एंटर कर रहे हैं, उन सब का डिसीजन लेना कि क्या वो हमें अच्छे खासे रिटर्न देगा या नहीं देगा। देगा तो हाँ उसमें इन्वेस्ट करना सही है, नहीं देगा तो उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, हम कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें अच्छे खासे रिटर्न देगी या नहीं देगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू है, आईआरआर है, पे बैक पीरियड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, हमने लास्ट सेम में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे करे थे, तो मैं अब इन शॉर्ट समझा देती हूँ। एनपीवी क्या होता है कि आज की प्रेजेंट वैल्यू की, जो भी मैं आज कैश का यूज कर रही हूँ उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं कितना प्रॉफिट कमा रही हूँ। हम आज की वैल्यू क्यों लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्यों लेते हैं, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। ठीक है, अब जो पैसा, अगर मैं सपोज 10,000 रुपये की बात करूँ तो 10,000 जो पुराने ज़माने में थे ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आज। राइट, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि जितना भी हमारे बिजनेस के आज की वैल्यू में जितना भी पैसा गया है और जितना भी कैश आया है उसका डिफरेंस, तभी तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस से 100 रुपये गए हैं और मैंने 150 मेरे बिजनेस में आए हैं, तो मेरा एनपीवी कितना हुआ 50। राइट, तो एक पॉजिटिव एनपी और पता चल रहा है कि हाँ मेरे को प्रॉफिट हुआ है क्योंकि गए मेरी जेब से 100 रुपए हैं और आया 150 है, तो 50 का प्रॉफिट ही हो रहा है, तो वो तो साफ पता चल रहा है। तो जब एनपीवी पॉजिटिव होगा ना तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे रहा है। ओके, देन आते हैं आईआरआर पे। आईआरआर हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारा एनपीवी है ना वो जीरो हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये खर्च किए अपने कंपनी में और जो मेरा प्रॉफिट है वो 100 रुपये का आ गया, तो इसमें एनपीवी कितना हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, सॉरी कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। तो इनफ्लो भी मेरा 100 रुपये था, आउटफ्लो भी मेरा 100 रुपये, तो एनपीवी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में मैं आईआरआर देखूंगी। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 0। और हम आईआरआर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि जितना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा उतना ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल होगा। ओके, अब पे बैक पीरियड क्या होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मैं काफ़ी अच्छे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करूंगी, राइट। तो मैं 5 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ 5 साल के लिए, सॉरी 10 साल के लिए मान लेते हैं, ठीक है, 5 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ 10 साल के लिए, और मेरे को उससे रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक साल में मुझे 1 लाख रुपए रिटर्न मिला, दूसरे साल में मुझे 2 लाख मिला, तीसरे साल में मुझे 1 लाख मिला और चौथे साल में मुझे 1 लाख मिल गया वापस। ठीक है, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था 5 लाख का वो मेरे 4 ईयर्स में कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले साल मुझे 1 लाख मिले, ठीक है, प्लस दूसरे साल मुझे 2 लाख मिले, कितने हो गए, 3 लाख, फिर एक और लाख मिला तीसरे साल, 4 लाख हो गए, फिर 5 लाख मेरे कंप्लीट हो गए फोर्थ ईयर पे। तो जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना, वो मेरी इन्वेस्टमेंट टाइम के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो गई है, 4 साल में कंप्लीट हो गई है। अब जो भी मेरे पास सारे रिटर्न्स आएंगे ना वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो हमारा पे बैक पीरियड कम है हमारे इन्वेस्टमेंट पीरियड से, तो हाँ ये जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिटेबल है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है कि इट इज द रेशियो, रेशियो होता है किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, की फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होने वाले हैं उनकी आज की वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, की आज हमने कितना इन्वेस्ट किया है। और जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ऊपर होगा ना तब हमें पता चलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है। ये था हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजंस यानी कि कैपिटल बजटिंग। अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, कि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस, डेली के खर्चों को हम इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, कोई भी बीच में गड़बड़ वगैरह ना हो। ठीक है, तो क्या की एस्पेक्ट्स हैं, क्या एरियाज हैं। पहला तो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि अपने स्टॉक को मैनेज करना, ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी, अंडर स्टॉकिंग नहीं करनी। अब सपोज कंज्यूमर की डिमांड मार्केट में 10 प्रोडक्ट्स की है और मेरे फैक्ट्री में 50, सॉरी मेरे बिजनेस में 50-60 प्रोडक्ट है, स्टॉक है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, इतनी तो डिमांड ही नहीं है, तो ये ओवर स्टॉकिंग हो गया, ये भी सही नहीं है। अब जो डिमांड है मेरे कस्टमर्स की, अनदर एग्जांपल है, इसकी डिमांड 50-60 है बट मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ 20-30 हैं, तो ये भी हमारे जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ओवर स्टॉकिंग भी ना हो, कोई वेस्टेज भी ना हो, और जो हमारे कंज्यूमर हैं उनकी नीड्स भी फुलफिल होती रहे। ओके, फिर है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो देखते होंगे कि जो जेठालाल है वो क्या करता है कि वो बहुत बार ना क्रेडिट सेल्स दे देता है। कैसे? क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनीज में ना अपने जो प्रोडक्ट्स है, टीवी फ्रिज एसी वगैरह वो सप्लाई करता है। तो कंपनीज बल्क में प्रोडक्ट खरीद रही हैं। कोई 100 प्रोडक्ट्स ले रहा है, कोई 150 प्रोडक्ट्स ले रहा है, कोई 50 प्रोडक्ट्स ले रहा है, तो उन सबके पैसे एक साथ इकट्ठे नहीं दे सकते। तो क्या होता है कि भाई अभी आप इतना एडवांस पेमेंट ले लो, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको पेमेंट देता रहूंगा, या जब पूरा माल आ जाएगा तब पेमेंट देता रहूंगा। ठीक है, तो ये है कि भाई मैं दुकानदार हूँ, मेरा सारा माल बिक गया है, बट मुझे लेना है पैसे अपने कस्टमर से, तो मेरे को रिसीव करने हैं ना, कि सेल तो मेरा हो गया पर पैसे मुझे अभी तक नहीं मिले, तो मैं उधारी पे बेच रही हूँ। तो यही है कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, अपनी उधारी को अच्छे से मैनेज करना और कस्टमर से अपना पेमेंट वगैरह टाइमली कलेक्ट कर लेना। पेबल्स मैनेजमेंट क्या है कि मैंने एक बिजनेस खोल रखा है और मैंने रॉ मटेरियल्स और बहुत सारे प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब मंगवा ली हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो अभी दे सकूँ, या मैं अपने कैश को मैनेज करना चाहती हूँ तो मैं सारा कैश निकाल के नहीं देना चाहती। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कि ठीक है आप अभी मुझे दे दो, जैसे जैसे मेरे पास पेमेंट्स आती जाएगी मैं आपको इस मतलब इन दिस पीरियड ऑफ टाइम इतने पैसे देती रहूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद उधारी में सामान खरीद रही हूँ, ठीक है, सप्लायर से, तो मेरे को वो पे करना है। तो मेरे को अपना पेबल्स भी मैनेज करना पड़ेगा, अच्छे से टाइमली पेमेंट देना पड़ेगा, ताकि हमारे जो रिलेशन है सप्लायर्स के साथ वो खराब ना हो और पेनल्टीज वगैरह मेरी नहीं लगे। फिर आता है कैश मैनेजमेंट।
कि हमारे बिजनेस में इतना कैश होना चाहिए कि कोई भी फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ओवरकम करने के लिए वी शुड हैव सम कैश। ठीक है, इतना भी कैश नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सेस कैश कर दिया और अगर वो हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते तो हमें उससे रिटर्न मिल रहा होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मतलब मिनिमम हमें यूसेज चाहिए उतनी होनी चाहिए कि हम बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी हमारी ज़ीरो ना हो जाए। ओके, देन आते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजंस में। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होता है कि हमें अपने जो फंड है, जब हम कैपिटल रेज कर रहे हैं अपने कंपनी के लिए, तो हम कौन कौन से क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं। या तो हम बोरो कर सकते हैं, ठीक है, डेट ले सकते हैं, या हम पैसे लेके अपने कंपनी का एक शेयर दे सकते हैं एज एन इक्विटी, या हम मिक्सचर ऑफ बोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि जैसे बैंक्स वगैरह करते हैं कि हम जो कंपनी है वो बोरो करती है इंस्टीट्यूशंस बैंक्स वगैरह से, और विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो बोरोड अमाउंट है विद इंटरेस्ट वो हमें कंपनीज, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स वगैरह को वापस करना पड़ेगा। इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में होता है कि ठीक है, मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से फंड ले रही हूँ अपनी कंपनी के लिए, और बदले में मैं उनको अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा दे रही हूँ कि आप इसके ओनर हो, और इन्वॉल्वमेंट कर रही हूँ जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी। ठीक है, और उनको बदले में क्या मिल रहा है, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, जो भी मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है वो जितना भी उनके हिस्से में आता है मेरा प्रॉफिट वो मैं उन्हें दे रही हूँ, और वोटिंग राइट्स वगैरह दे रही हूँ। ठीक है, फिर है हाइब्रिड फाइनेंसिंग। हाइब्रिड फाइनेंसिंग होता है कि भाई मैं थोड़ा सा डेब्ट ले लिया, थोड़ा सा इक्विटी ले लिया, ऐसा। फिर है प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग क्या होता है कि हम अपने प्रॉफिट का एस्टिमेशन करते हैं कि अगले 4-5 साल में, अगले 1-2 साल में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक जस्ट एस्टिमेशन होती है। ठीक है, हमें ये रियलिस्टिक एस्टिमेशन बनानी चाहिए ताकि फिर हमें फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम ना हो। ओके, कि हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे इन फ्यूचर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है प्रॉफिट प्लानिंग के, पहला है रेवेन्यू फोरकास्टिंग कि हमारी कितनी सेल्स वगैरह हो रही है मार्केट में, वो हम कैसे मतलब फोरकास्ट करना है ना, मतलब अज्यूम करना है, हमें एस्टिमेट करना है कि हम कितना कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड के बाद। तो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एनालिसिस। मार्केट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, हमारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे, कंज्यूमर के ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे। फिर है कॉस्ट कंट्रोल के, जो भी अननेसेसरी खर्चे हमारी कंपनी में हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करना, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो। अब मेरी कंपनी में ना एक मशीनरी है, वो ढंग से तो चल नहीं रही है, और ऐसे ही पड़ी हुई है, उस पर खर्चा भी लग रहा है, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह भी लग रहा है। तो मैं उसको हटा सकती हूँ ना, क्योंकि मैं तो उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इससे क्या कर रही हूँ, मैं अपना कॉस्ट को कंट्रोल कर रही हूँ। फिर है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट की जितना हमने खर्चा किया है। सपोज हम 100 रुपये हमारी कॉस्ट है और 100 रुपये हमारी रेवेन्यू है, तो हम कहाँ आ गए, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस भी करना होता है। ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि हमें कितना बेचना पड़ेगा ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कवर हो सके। ओके, फिर हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि जो अ, हमारा रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए मार्केट में, तो हम मैनेज करें कि हमारी जो कंपनी है वो डूब ना जाए, राइट, या हमारी कंपनी डिसकंटिन्यू ना हो जाए, रुक ना जाए, बंद ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो फाइनेंशियल पैसों का रिस्क है उन्हें मैनेज करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होती है, कंज्यूमर के डिमांड्स बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट वगैरह भी चेंज होता रहता है, करेंसी रिस्क भी रहता है। So we have to manage our financial risk at the same time to keep our business going. Okay. So the first point is हमारा hedging. Hedging क्या होता है कि हम financial instruments वगैरह जैसे derivatives वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इन प्राइस फ्लक्चुएशन से अपने जो कंपनी है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। फिर है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ना, तो मैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, एक जब अगर सपोज मैं एक जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ और वो सारा ही मेरा वो बाई चांस वो इन्वेस्टमेंट या कंपनी वगैरह डूब गई और मेरा सारा पैसा डूब गया,
तो मैं तो मतलब बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा रिस्क मैनेजमेंट जीरो है मतलब। और मैं अपने रिस्क को ना डाइवर्सिफाई कर रही हूँ, मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ कि बाय चांस 10 पोर्टफोलियोज में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 10 जगह पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बाय चांस एक दो जगह पे मेरी इन्वेस्टमेंट खराब होती है तो मैं उतने लॉस में नहीं जाऊंगी। ठीक है, जाऊंगी पर उतना नहीं जाऊंगी। और अगर मैं एक ही जगह पे कर दूं सारा पैसा और वो पूरा डूब जाए तो मैं सारा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होती है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकें, ताकि जो लॉस हो वो मेरा एक अकेले के लिए ना हो और पूरे एक एरिया में मेरा लॉस ना जाए। फिर हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियली वी कैन टेक द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, देन हम आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि हम अपनी कंपनी में कितना डेट ले रहे हैं, कितना कम और कितना इक्विटी ले रहे हैं। तो एक परफेक्ट या एक इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो और हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है, सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? इट इज अ composition ऑफ इक्विटी एंड डेट इन ओवरऑल कैपिटल। हमारे ओवरऑल कैपिटल में, ओवरऑल जो भी हमने फंड रेज किया है उसमें कॉम्पोजिशन किसका? इक्विटी और डेट का। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म, ये एक परमानेंट फाइनेंसिंग है कि हम ये करना ही करना है हमें, क्योंकि ये बिजनेस चलाने के लिए, खोलने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए काम आता है। इसको हम डेट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, और एक इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि मैंने अभी बताया, या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि दोनों चीज़ों को ऐसे मिक्स करना है कि जो कॉस्ट है वो सबसे कम हो और जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमम हो। ओके, इट इज ऑब्टेन व्हेन द मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम, कि मेरी जो मार्केट वैल्यू है मेरे एक इक्विटी शेयर की वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो, ऐसे हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की, भाई मैं डेट लूँ या इक्विटी लूँ, या कितना डेट लूँ या कितना इक्विटी लूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब डिटरमाइन करती हैं हमारी कंपनी में कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, लेट्स रीड। पहले तो है नेचर ऑफ द बिजनेस। मैं अपने बिजनेस के हिसाब से डेट और इक्विटी लेती हूँ। ठीक है, जैसे कंपनीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, मशीन टूल्स and the like are examples of businesses subject to fluctuations in their sales। इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएट करती है। तो इसलिए इन मतलब इनका जो कैपिटल रेस करने का सिस्टम है वो अलग होता होगा। हो सकता है कुछ कंपनीज अपने नेचर के वाइज डेट ले रही हैं, कुछ इक्विटी ले रही हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस कि आप कौन सा कैपिटल रेस कर रहे हो। जिसमें जैसे इन जो सेक्टर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स वगैरह फ्लक्चुएट होती है, तो डेट कैपिटल इसमें लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशंस इन सेल्स नीड टू मेंटेन अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ बोरोड फंड्स। कि मतलब वो डेट नहीं लिया जाता, डेट एक स्मॉलर पोर्शन में लिया जाता है, क्योंकि जैसे अब सपोज मैंने रेफ्रिजरेटर और उसका बिजनेस खोला, ठीक है, अब मेरे को नहीं पता मेरा बिजनेस कितना चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं पूरा लोन लेके बैठ जाऊं तो मुझे तो फायदा नहीं होगा भाई, मुझे लोन रीपे भी करना है, इंटरेस्ट भी देना है और मेरे माल भी नहीं बिक रहे हैं। तो आई कैन नॉट डू दैट, राइट। तो जो भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो ट्राई करती है कि वो इक्विटी ही लें, क्योंकि अगर प्रॉफिट आएगा तो ही डिविडेंड जाएगा, प्रॉफिट नहीं आया तो डिविडेंड नहीं जा सकता। ओके, अनटिल अनलेस कोई एग्रीमेंट वगैरह हुई हो। तो जितनी ज़्यादा रिस्क की कंपनी होती है, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है जो बड़े बड़े मशीन टूल्स वगैरह बेचती है, वो क्या कोशिश करते हैं कि वो इक्विटी ले और छोटा पोर्शन रखे अपने डेट का। ठीक है, फिर है साइज ऑफ द एंटरप्राइज की, जो भी नए नए बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, नए नए चलने वाले होते हैं, उनको मार्केट में जाने का रिस्क बहुत होता है कि भाई मेरा मार्केट में ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो वो ना बोरो नहीं करते हैं, वो इक्विटी दे देते हैं। और इक्विटी से इनको क्या फ़ायदा होता है कि जो मतलब बैंक्स वगैरह होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं इन चीज़ में, तो वो हेल्प वगैरह कर देते हैं, वो गाइडेंस दे देते हैं, वो मेंटरशिप एडवाइसेस वगैरह सब दे देते हैं, क्योंकि वो एक इक्विटी लेते हैं तो वो कंपनी का एक पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इससे स्मॉल कंपनीज को फ़ायदा होता है कि अगर लॉस वगैरह भी हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतना नहीं देना पड़ता और साथ में एडवाइसेस और गाइडेंस भी मिल जाती है। ठीक है, फिर ऑन द अदर हैंड कि जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं, तो वो डेट फाइनेंसिंग अपनी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, कि कैपिटल की कॉस्ट क्या है। जो डेट होती है ना वो चीपर होती है
उससे क्या बोलते हैं इक्विटी से। ऐसा क्यों होता है कि डेट के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, उसमें हमें टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, तो हमें टैक्स कंसेशन मिल जाता है, तो इसलिए हमें डेट चीपर, मतलब डेट चीपर होती है। और जो इक्विटी होती है उस पे हमें डिविडेंड वगैरह देना होता है जिस पे टैक्स लगता है। ओके, सो डेट इज जनरली, debt is considered cheaper than equity because interest on debt is tax deductible while dividends to equity holders are not। ठीक है, और इक्विटी हाउएवर डज नॉट कैरी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, की जरूरी नहीं है कि आपको रीपेमेंट करना ही करना है। ठीक है, मेकिंग इट लेस रिस्की दैन डेट। तो अगर हमें रीपेमेंट की बात आती है तो इक्विटी ज़्यादा अच्छी है, अगर पैसे बचाने की बात आती है तो डेट ज़्यादा अच्छा है। ओके, देन है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है कि भाई हम कितना रिस्क ले कि हमारा जो रिटर्न है वो अच्छा खासा आ सके। ठीक है, हाई लिवरेज में क्या होगा कि वो क्या करता है कि कैन इंक्रीज रिटर्न्स बट ऑल्सो इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क। ये तो हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न वगैरह आएगा। लो लिवरेज में क्या होता है कि फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो कम होता है, और रिस्क भी मतलब प्रॉफिट भी फिर उतना ही कम होता है। तो हमें, और रिस्क एंड कंट्रोल में क्या है कि जो डेट है उसमें फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, क्यों? क्योंकि वो हमें रीपे करना है विद इंटरेस्ट। बट इक्विटी में हमें ऐसा कुछ नहीं होता, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती है। बस उसमें क्या होता है कि अब हमारी जो ओनरशिप होती है वो डाइल्यूट होती है, वो बट जाती है। ओके, देन हम आते हैं डेट फाइनेंसिंग में। डेट फाइनेंसिंग में ऑब्वियसली टैक्स एडवांटेजेस होते हैं जैसा कि हमने बताया, और इक्विटी में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, बट जो ओनरशिप होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। ओके, देन इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से भी होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज कहती हैं कि भाई जैसे टेक वगैरह है वो इक्विटी में ज़्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि उनका जो मतलब स्टार्टअप वगैरह, मतलब कंप्यूटर्स वगैरह बहुत सारा बहुत महंगा होता है और ज़रूरी नहीं होता कि वो चले, तो दे रिलाई मोर ऑन इक्विटी ताकि वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सके, और बाकी यूटिलिटीज़ वगैरह डेट वगैरह ले सकती हैं। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।